भारत में कुछ गाड़ियां हद से ज्यादा बिकती हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर वो खासियतें होती हैं जो कि इंडियंस को चाहिए होती हैं। लेकिन कुछ कार्स इसलिए भी ज्यादा बिकती हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ब्रांड से आती हैं, उनमें रुतबा बड़ा होता है। यहाँ बस लोग इन्हें भेड़ चाल में खरीद लेते हैं कि भैया पूरी दुनिया खरीद रही है तो हम क्यों ना खरीदें। यानी कि कुछ गाड़ियां ओवर हाइप्ड हैं इंडियन मार्केट के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी ही 9 ओवर हाइप्ड कार्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ मोस्ट सेलिंग कार्स की बात नहीं करूंगा, बल्कि उन गाड़ियों की बात भी करूंगा जो कि अबव एवरेज या फिर सिर्फ एवरेज बिक रही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अभी भी ज्यादा बिक रही है और उनके बेटर अल्टरनेटिव्स आपको मिल सकते हैं। और इसीलिए मैं इस वीडियो में बताई गई गाड़ियों के अल्टरनेटिव्स भी आपको बताता चलूंगा जहां पर भी मुझे बताने की जरूरत लगेगी। और ये भी बताऊंगा कि जिन गाड़ियों को मैं ओवरहाइप्ड बोल रहा हूं वो एक्चुअली में ओवरहाइप्ड क्यों हैं और वो कौन सी अच्छाइयां हैं जिनकी वजह से लोग इन्हें ओवरहाइप्ड होने के बावजूद भी खरीद रहे हैं। और मैं हर गाड़ी के साथ एक ओवरहाइप्ड बार भी लगाता चलूंगा जिससे ये पता लगेगा कि कौन सी गाड़ी कम ओवरहाइप्ड है और कौन सी ज्यादा मेरे हिसाब से। और यही जो मैं ओवरहाइप्ड वाला बार लगाता हुआ चलूंगा ना, जिससे कम ज्यादा ओवरहाइप्ड पता लगेगा, इसी के हिसाब से मैं इन गाड़ियों की रैंक भी डिसाइड करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि आप में सिर्फ 29% लोगों ने ही सब्सक्राइब करा है इस चैनल को। तो चलो पहली और 9th नंबर पर आने वाली गाड़ी की बात कर लेते हैं, जो कि है डिफेंडर। यस, इस वीडियो में पहली गाड़ी एक लग्जरी कार है और ये एक लौती लग्जरी गाड़ी है इस वीडियो की। और मेरे हिसाब से डिफेंडर थोड़ी सी ओवरहाइप्ड है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। और वो इसीलिए क्योंकि जो लोग स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां लेते हैं पावर प्रोजेक्शन करने के लिए, उन्हीं के थोड़े से अमीर वर्जन वाले जो लोग हैं ना, वो डिफेंडर लेने लग रहे हैं। डिफेंडर एक कमाल की गाड़ी है, एक कमाल की ऑफ रोडर है और एक लग्जरी एसयूवी है, यानी कि एक कमाल की कैपेबल गाड़ी है। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इसको जो लोग ज्यादातर लेते हैं ना, वो इसे पावर प्रोजेक्शन के लिए ले रहे हैं फिलहाल में, और काफी लोग चलाने के लिए ले रहे हैं, यानी कि नेता लोग ले रहे हैं। और इसीलिए डिफेंडर की हाइप इतनी ज्यादा है कि 2024 में इस गाड़ी की 1000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिक गई थी। आपको लग रहा होगा कि यार ये कोई बहुत बड़ा नंबर थोड़ी ना, पूरे साल के अंदर बिकी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं बिकती है इंडिया के अंदर लग्जरी कार्स। एंड नॉट ओनली लग्जरी कार्स, अगर आप कोई लेस पॉपुलर मास मार्केट गाड़ी उठाकर भी देखोगे ना, तो कई गाड़ियां इससे भी कम बिक रही हैं, 100 यूनिट से भी कम बिक रही हैं उनकी इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर हम डिफेंडर जैसी लग्जरी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये हाइप जिस बात की वजह से बनी है, उस फैक्टर को मैं साइड में कर दूं तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा कैपेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा सही प्राइस में मिल जाती है। 1 करोड़ में लैंड रोवर की ये गाड़ी मिल जाती है, जबकि अगर आप लैंड रोवर की बाकी बड़ी गाड़ियों को देखोगे ना, तो उनके जो प्राइजेस हैं वो इससे ज्यादा ही देखने को मिलते हैं हमें। यानी कि एक बड़ी इंपोजिंग और लग्जरी ब्रांड की गाड़ी आपको सही प्राइस में मिल जाती है। इसीलिए इवन दो ये थोड़ी सी ओवरहाइप तो हो गई है, बट स्टिल मेक सेंस फॉर मैनी। नंबर 8 पे मैंने रखा है टाटा की पंच को। मेरे हिसाब से ये गाड़ी भी थोड़ी सी ओवरहाइप तो है। पंच टाटा की सेकंड मोस्ट सेलिंग कार है और इसकी 16,000 यूनिट्स बिक जाती हैं हर महीने। और इसमें ऐसी कई खूबियां हैं जो इसके सेल्स फिगर को जस्टिफाई भी करती हैं, जैसे कि खराब रास्तों पर भी मक्खन की तरह चलती है। टॉल डिजाइन है तो जो कैबिन है वो भी ओपन फील होता है अंदर से। कार अपने साइज के हिसाब से ठीक ठाक चौड़ी भी है, तो पीछे 2 अडल्ट और एक बच्चा बैठ सकता है आराम से। और सबसे बड़ी बात, पंच ने अपने लिए एक नई कैटेगरी तैयार करी है, एक माइक्रो एसयूवी वाली कैटेगरी। इस गाड़ी के अंदर कई सारी खूबियां हैं, लेकिन एक कमी भी लगती है मुझे, और वो है इसका इंजन। पंच का जो इंजन है वो नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड से थोड़ा सा भी ऊपर जाने पर अंडर पावर फील होता है, और ना ये काफी ज्यादा शोर भी करता है हाई स्पीड्स पर। वहीं चाहे मारुति हो, हुंडई हो या फिर होंडा हो, उनके जो 1.2 लीटर के इंजन है वो टाटा के इस इंजन से काफी ज्यादा रिफाइन फील होते हैं और थोड़े पंची भी फील होते हैं, खासकर अगर मैं मारुति की बात करूँ तो, क्योंकि वो गाड़ियां भी हल्की हैं थोड़ी सी। और इसीलिए मेरे हिसाब से थोड़ी सी तो ओवरहाइप्ड है, खासकर इंजन की वजह से। लेकिन मैंने इसे कई सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी बताए हैं जिसकी वजह से बिकती है। लेकिन अगर आपको बेटर इंजन वाली गाड़ी चाहिए, थोड़े से बेटर इंजन वाली गाड़ी चाहिए, तो आप एक्स्टर की तरफ जा सकते हो, सेम कैटेगरी में आती है। या फिर आप दूसरी कैटेगरी की गाड़ियों की तरफ जा सकते हो, जैसे कि अमेज, स्विफ्ट या फिर i10 जैसी गाड़ियों की तरफ। अलग सेगमेंट है, लेकिन मेरे को सच बताऊं ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दूसरे सेगमेंट में जाने से। इन सेगमेंट्स में कोई बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन होता नहीं है। लिस्ट में अगली गाड़ी वो है जिसकी उम्मीद शायद आप बिल्कुल भी ना कर रहे हो, क्योंकि वो है हुंडई की वेन्यू या फिर किया की सोनेट। दोनों एक जैसी ही गाड़ियां हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, ऑलमोस्ट सेम सी चीजें हैं सारी की सारी इनके अंदर, इसलिए मैं दोनों को रख रहा हूँ। दोनों ही गाड़ियों की 11 से 12,000 यूनिट्स बिक रही हैं हर महीने, जिस चलते ये गाड़ियां सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है मोस्ट सेलिंग सब 4 मीटर एसयूवी की लिस्ट अगर हम देखें तो। ये गाड़ियां वैसे तो अच्छी हैं ज्यादातर मामलों में, फीचर पैक्ड हैं, इंजन ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, पेट्रोल, डीजल और टर्बो इंजन भी मिल जाता है, और इंटीरियर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं इन गाड़ियों के। लेकिन 2 रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे ओवरहाइप लगती हैं, जिसमें पहला है सेफ्टी। देखो, मैं इस वाली वेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो ये बिकना ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैं पुरानी वाली गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो सब 4 मीटर में आने वाली जितनी भी एसयूवीज है ना, सबकी सब क्रैश टेस्टेड हो चुकी हैं और सभी को अच्छे नंबर्स मिले हैं। इस लिस्ट के अंदर टॉप टियर कार्स जो है, नेक्सॉन हो या फिर काइलैक हो या फिर 3X हो, सबको 5 स्टार मिले हैं, और इवन काइगर जैसी गाड़ियों को भी 4 स्टार्स मिल चुके हैं। वेन्यू और सोनेट अभी तक टेस्ट भी नहीं हुई है।
और ये जो वेन्यू और सोनेट यानी कि लास्ट जनरेशन वाली गाड़ियाँ, इनका जो प्लेटफॉर्म है वो उतना स्टिफ नहीं है जितना अब Hyundai करने लगी है अपनी बाकी गाड़ियों के अंदर, या फिर किया करने लगी है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी ओवरहाइप लगती है। और अगर मैं दूसरा रीज़न बोलूँ तो वो इसका NA इंजन है। जो इन गाड़ियों में 1.2 लीटर NA इंजन आता है वो उतना ज़्यादा पेपी फील नहीं होता है। वहीं अगर हम नेक्सॉन, ब्रेजा, 3XO या फिर काइलैक तक की बात करें तो उनके जो बेस वेरिएंट से इंजन मिलना स्टार्ट होते हैं वो इनसे ज़्यादा पावरफुल फील होते हैं। और यही जो इंजन होते हैं बेस वेरिएंट वाले, ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैग्नाइट और काइगर एक्सेप्शन है। तो वैसे तो ये गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों के लिए सेंस बनाती है, लेकिन अगर आपको ऐसी गाड़ियाँ चाहिए जो कि टेस्ट हो चुकी हो एंड कैप्स के अंदर, तो आप इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को ले सकते हो जिनके नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिए थे। ओवरहाइप्ड गाड़ियों की इस लिस्ट में जो अगली गाड़ी है वो है एक सी सेगमेंट SUV, और वो ये नहीं है। मुझे पता था ज़्यादातर लोग क्रेटा बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से क्रेटा ऑलमोस्ट सारे के सारे बॉक्सेस को टिक करती है एक्सेप्ट सेफ्टी, जो कि अभी टेस्ट नहीं हुई है। लेकिन बाकी सारी जगहों पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करती है, चाहे फिर वो इंजन हो या फिर फीचर्स हो, और इसीलिए इतनी ज़्यादा बिकती भी है। लेकिन ग्रैंड विटारा मेरे हिसाब से ओवरहाइप्ड है, और उसका इकलौता रीज़न इसका इंजन है। सेम इंजन आपको ब्रेजा के अंदर भी मिलता है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर ये ठीक ठाक पावरफुल फील होता है। लेकिन ग्रैंड विटारा के अंदर ये अंडर पावर फील होता है, स्पेशली जब आप ओवरटेक्स करते हो इससे दूसरी गाड़ियों को। ऊपर से ये गाड़ी डीजल इंजन के साथ नहीं आती है, टर्बो इंजन भी नहीं मिलता है इसके अंदर, और इस सेगमेंट में जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं ना उनके अंदर एडास मिलता है। वहीं ग्रैंड विटारा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अब देखा जाए तो इस गाड़ी की हर महीने 5 से 6 हज़ार यूनिट्स ही बिकती हैं, और ये नंबर छोटे सेगमेंट की गाड़ियों के लिए थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन इस सेगमेंट के लिए ठीक है, क्योंकि इस सेगमेंट में चाहे फिर वो सेल्टोस हो, वो इसके बराबर ही बिकती है। और जो एलिवेट और बाकी गाड़ियाँ हैं फॉक्सवैगन और स्कोडा की, वो इससे नीचे कम बिकती हैं इससे काफ़ी। इवन MG की एस्टर भी काफ़ी कम बिकती है। तो मेरे हिसाब से अब ये गाड़ी थोड़ी सी ओवरहाइप्ड है, स्पेशली तब जब विक्टोरियस आ चुकी है। और अगर आप ग्रैंड विटारा को इसकी माइलेज, रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू वगैरह की वजह से ले रहे थे, तो आप होंडा एलिवेट की तरफ भी जा सकते हो। आपको हर मामले में ये गाड़ी ग्रैंड विटारा से बेटर फील होगी, स्पेशली इंजन के मामले में। वहाँ पर आपको बड़ा जंप देखने को मिलेगा। लिस्ट की अगली ओवरहाइप्ड गाड़ी है बलिनो की कॉपी, यानी कि ग्लांजा। देखो, ग्लांजा की कोई बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं बिकती है, 5 से 6 हज़ार यूनिट्स ही बिकती है इस गाड़ी की, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम i20 को देखें तो वो इससे भी कम बिकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्लांजा एक बुरी गाड़ी है, ये बलिनो पर बेस्ड है, जो कि ऑलरेडी वेल सॉर्ट आउट कार है। लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि टोयोटा ने इस गाड़ी में सिर्फ अपना बैज लगाया है, और वो इसके लिए आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और बस इतना करने से इस गाड़ी की इतनी सेल्स हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि लोग इसे टोयोटा की ब्रांड वैल्यू के साथ एसोसिएट करके देख रहे हैं, जबकि ये एक ट्रू टोयोटा प्रोडक्ट किसी भी तरीके से नहीं है, क्योंकि टोयोटा वाले इतनी हल्की बिल्ड की गाड़ियां नहीं बनाते। मैं सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। एक बार के लिए टोयोटा अर्बन क्रूजर की ज़्यादा सेल्स जस्टिफाई करी जा सकती हैं, क्योंकि टोयोटा ने उसे सुजुकी के साथ मिलकर बनाया है और उसमें अपना हाइब्रिड इंजन लगा के दिया है। लेकिन ग्लांजा मुझे थोड़ी सी ओवरहाइप लगती है, और इसकी जगह आप इस सेगमेंट की या फिर इससे निचले सेगमेंट की भी कुछ गाड़ियाँ ले सकते हो, जो कि मैंने मेंशन कर दी है। लिस्ट की अगली ओवरहाइप गाड़ी है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इतनी ज़्यादा बड़ी है और आम गाड़ियों से थोड़ी ज़्यादा महंगी भी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स में आती है। और मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी ओवरहाइप तो है, इसलिए नहीं कि ये गाड़ी बेकार है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है स्कॉर्पियो, एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कराती है, बेटर पावरफुल इंजन प्रोवाइड कराती है। कच्चे रास्तों पर आप आराम से लेके जा सकते हो इस गाड़ी को। मतलब 20-25 लाख में अगर आप कोई गाड़ी ढूंढ रहे हो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही वैल्यू देती है, और दिखती भी बहुत ज़्यादा इंपोजिंग है। लेकिन यही जो इसका इंपोजिंग लुक है, बड़ा साइज है और सही प्राइस है, यही इसे मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवरहाइप बनाता है। क्योंकि कई लोगों के पास इस गाड़ी को खड़ी करने के लिए ना तो जगह है, ना वो इसको चलाना अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा है और माइलेज भी कम देती है। और कई लोग तो इसको खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अपनी औकात से बाहर जाकर इस गाड़ी को खरीदते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस गाड़ी को चलाने से वो पावरफुल फील करते हैं कि वो एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, इससे समाज में इज्जत मिलेगी। मेरे हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को ट्रूली अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर आप एक बेटर राइड चाहते हो, क्योंकि है तो ये बॉडी ऑन फ्रेम वाली गाड़ी ही, तो आप एक सी सेगमेंट वाली गाड़ी की तरफ जाओ और कॉम्पैक्ट एसयूवी लो, आपको अपना डिसीजन ज़्यादा बेटर फील होगा। लेकिन अगर आप ट्रूली अफोर्ड कर सकते हो, इसकी पार्किंग के लिए अच्छी जगह है आपके पास, और आप जिन रास्तों पे चलते हो वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो आपके लिए सही गाड़ी है। गाड़ी में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। अगली गाड़ी है डिज़ायर। हाँ, मेरे हिसाब से मारुति की मोस्ट सेलिंग कार, जिसकी हर महीने 20 से 22 हज़ार यूनिट्स बिक जाती हैं, वो ओवरहाइप्ड है काफ़ी। देखो, डिज़ायर की इतनी ज़्यादा सेल्स के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है टैक्सी ड्राइवर्स और फ्लीट ओनर्स। आप ओला या फिर ऊबर कैब मंगाओ, आपके पास डेफिनेटली डिज़ायर ही आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये गाड़ी अपने ब्रांड की वजह से और भेड़ चाल की वजह से ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि सभी मारुति लेते हैं टैक्सी वाले, तो हम भी ले लेंगे। लेकिन और एक ऐसी गाड़ी है जिसकी तरफ फ्लीट ओनर्स और टैक्सी ड्राइवर्स जा सकते हैं। रिसेंटली मैं एयरपोर्ट से घर की तरफ ट्रैवल कर रहा था और एक Hyundai Aura में बैठा था टैक्सी में, और जो उसका ड्राइवर था वो डिज़ायर और Aura दोनों चलाता था।
तो ड्राइवर से जब मैंने पूछा कि कौन सी गाड़ी उसको ज़्यादा पसंद है तो उसने ये बताया कि वो ऑरा को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि ये गाड़ी गैस पर उतनी ही माइलेज निकाल के देती है जितनी डिजायर निकालती है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फील होती है और इस गाड़ी के अंदर ना रैटलिंग नॉइस वगैरह नहीं आता। और सबसे अच्छी बात, इस गाड़ी का जो इंजन है वो डिजायर से भी ज़्यादा रिफाइन फील होता है। और अगर मैं भी पैसेंजर पीओवी से बात करूँ तो मुझे भी ऑरा के अंदर बैठ के ज़्यादा अच्छा फील हुआ। ऑरा ज़्यादा प्रीमियम फील होती है अंदर से और बाहर का जो शोर है ना वो भी कम आता है इसके अंदर। तो इसीलिए मुझे लगता है डिजायर थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है और ऑरा भी थोड़ी बेटर सेल्स डिजर्व करती है। तो अगर आप एक टैक्सी ओनर या फिर फ्लीट ओनर हो तो ऑरा की तरफ देखो, आपके पैसेंजर्स खुश होंगे थोड़े ज़्यादा। और अगर आप पर्सनली कोई गाड़ी लेना चाहते हो इस सेगमेंट के अंदर तो मैं आपको होंडा अमेज सजेस्ट करूंगा, मेरी टॉपिक वही है। दूसरे नंबर पे जो गाड़ी है वो है थार। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि इस लिस्ट के अंदर ये गाड़ी आनी ही थी और मेरे हिसाब से जो थार है ना वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, लेकिन 3 डोर वाली। थार अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में भी है क्योंकि ओपी सिंह जो हरियाणा के डीजीपी हैं उन्होंने इसे गुंडों से एसोसिएट कर दिया था। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं अपनी होंडा सिटी के ऊपर थार चढ़ी हुई नहीं देखना चाहता हूँ। पर हाँ, नॉट एवरीवन बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे इसकी धाकड़ इमेज के लिए ही ले रहे हैं, क्योंकि जब आप थार लेके निकलते हो तो अगल बगल की काफ़ी गाड़ियों से ऊंचाई पर बैठे होते हो और मानो या ना मानो थोड़ी सी सेल्फ एंटाइटलमेंट की फील तो आती है थार में बैठ के। आप ज़रूर अपनी एस्पिरेशंस के लिए इस गाड़ी को ले सकते हो, लेकिन ये गाड़ी उतनी प्रैक्टिकल नहीं है, इस चीज़ को समझ लो। गाड़ी में सिर्फ 2 दरवाजे होने की वजह से पीछे वाली सीट्स पे जाकर बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको एक्सेस करना मुश्किल होता है। बूट में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और सॉलिड एक्सल, टॉल बॉडी और लेदर फ्रेम चेसी का ये जो मिश्रण है ना, इसकी वजह से ये गाड़ी ऑफ रोड पर तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन रेगुलर रोड्स पर इसकी राइड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आपको इसकी राइड उतनी ज़्यादा सेटलिंग फील नहीं होगी। अगर आप इन चीज़ों से समझौता कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ये गाड़ी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो आप इसी प्राइस पॉइंट पर बाकी गाड़ियों को देखो। लेकिन अगर आप एडवेंचर या फिर ऑफरोडिंग करना चाहते हो तो इससे बेस्ट गाड़ी कोई भी नहीं हो सकती है। ओवरहाइप्ड गाड़ियों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है फॉर्च्यूनर। ऑफ कोर्स फॉर्च्यूनर ही होनी थी नेताओं और बाहुबली लोगों की पहली पसंद जो है, और बहुत सारे लोग फॉर्च्यूनर को लेने का एस्पिरेशन इसलिए भी रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफ रोडर है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है और इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यार ये गाड़ी 2025 से बिलोंग नहीं करती है। लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लुक्स के मामले में अभी भी अपडेटेड लगती है, लेकिन अंदर बैठो तो आपको कमियां दिखने लगती हैं। इंटीरियर्स पुराने फील होने लगे हैं, सीट्स की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेदरेट मटेरियल्स का इस्तेमाल बहुत रेयरली देखने को मिलता है और फीचर्स की भारी कमी देखने को मिलती है। और 50 से 60 लाख रुपए में मिलने वाली गाड़ियों के साथ हम इन तरीके की चीज़ों को एसोसिएट नहीं करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाड़ी की जो राइड है ना वो भी सेटलिंग फील नहीं होती है नॉर्मल रोड्स पर भी। मेरे हिसाब से इस गाड़ी की नई जनरेशन 4 से 5 साल पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन टोयोटा को भरोसा था कि जो उनकी फॉर्च्यूनर की ब्रांड वैल्यू है ना वो इतनी ज़्यादा है कि ये गाड़ी बिना किसी चेंज के ऐसी बिकती रहेगी और बिक रही है। इस गाड़ी की लगभग 2 से 2,500 यूनिट्स भी बिक जाती हैं महीने में, जो कि इस प्राइस पर आने वाली गाड़ी के लिए बहुत ही बड़ा नंबर है और इसीलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ओवरहाइप लगती है। इस गाड़ी का मैं कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बताऊंगा क्योंकि जिन लोगों को ये गाड़ी लेनी है वो लेंगे ही, लेकिन मैं यहाँ पर टोयोटा से ज़रूर बोलूँगा कि जब आप नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर को लेकर आओ तो उसमें ये जो कमियाँ हैं ना उनको सुधार दो, फीचर ज़्यादा देना और राइड क्वालिटी सेटलिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोग इसको लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए लेते हैं, उनको फील होना चाहिए। तो यही थी हमारी पूरी की पूरी लिस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी ओवरहाइप कार है जो मैंने इस लिस्ट के अंदर नहीं रखी है, या फिर इस लिस्ट में ऐसी कौन सी ओवरहाइप गाड़ी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए, थैंक यू।